हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रदीप आजिया सर। और आज के इस वीडियो में हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस जिसका कोड है 086 के क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आप देखें कि ये पूरा का पूरा जो है वो सीबीएसई एग्जाम यानी जो बोर्ड एग्जाम होती है उसी के पैटर्न पे आधारित होता है। और इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, सामने निर्देश कुछ दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से देख लें। और इसमें जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसका सेक्शन ए जो है यानी खंड क, इसमें आप देखें कि प्रश्न 1 से 20 में, प्रश्न संख्या 1 से 20 में प्रत्येक के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प की चयन करें और लिखें। गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें संतुलित समीकरण 2s2 प्लस O2 अभिक्रिया 2s2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पर आप अगर काउंट करें तो इसमें आप हाइड्रोजन देखेंगे कितने हैं, 2 को 2 से 4, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछा तो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो संतुलित समीकरण है तो आगे भी सेम ही होगा। तो 4:2 है, 4:2 इसमें नहीं है तो इसको आप काट दीजिए और यहाँ पर आ गया 2:1। 2:1 यानी डी इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को प्रबल अम्ल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल कब होता है, जैसे जैसे हम साथ जो उदासीन होता है उसे नीचे जाते जाते हैं वैसे उसकी प्रबलता बढ़ती जाती है। तो इसमें जो है सबसे प्रबल अम्ल जो होगा वो होगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उदासीनीकरण के लिए कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है, वे हमेशा हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करते हैं, वे लवण और जल का उत्पादन करते हैं, वे केवल प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच होते हैं, वे विलयन का पीएच नहीं बदलते। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा बी, वे लवण और जल का उत्पादन करते हैं। उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है उसमें लवण और जल का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 4, क्या होता है जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं, इन पे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे बड़े क्वेश्चन आने हैं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो है ध्यान से आप देखते जाएं, समझते जाएं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण होता है। तो बी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, एस्टर का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 6 है, पोषण की किस विधि या प्रविधि में एक जीव दूसरे जीवित जीव को मारे बिना उनमें पोषण प्राप्त करता है, बिना मारे ही, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, परजीवी। परजीवी जो होता है वो दूसरे पर निर्भर रहता है, जैसे जूं है, ठीक है, दूसरे पर निर्भर रहता है, लेकिन ये जिस पे रहता है तो उसको किसी प्रकार का मारने का काम ये नहीं करता, बिना मारे ही, ठीक है, ये पोषण प्राप्त करता है परजीवी। तो इसमें ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, प्रतिवर्ती क्रिया शब्द किससे संबंधित है। तो उद्दीपन के प्रति स्वैच्छिक प्रक्रिया से है, उद्दीपन के प्रति अनैच्छिक प्रक्रिया, अनैच्छिक प्रक्रिया से संबंधित है ये, उद्दीपन के प्रति अनैच्छिक प्रक्रिया से। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 8, इस पे देखें, पादपों में बीजांड के उत्पादन के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है, यानी पादपों में जो बीजांड बनता है वो किस भाग में बनता है। तो वो बनता है डी, अंडाशय में, ठीक है। आपने ये पढ़ा है कि इसमें ये जो अंडाशय यहाँ पर होता है, ठीक है, ये वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका और अंडाशय यहाँ पर बीजांड का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 9, जब बिंब को फोकस दूरी से परे रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। काफी ठंड हो रखी है तो अंदर से बिल्कुल भाप आ रही है। प्रश्न संख्या 10, आयु के साथ
यानी जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसके साथ लेंस के कम लचीले होने से निकट दृष्टि प्रभावित होने से कौन-सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो कौन-सी उत्पन्न होती है? जरा दृष्टिता, ठीक है? जरा दृष्टिता आयु के साथ, जैसे-जैसे आयु बढ़ती जाती है तो उसमें जरा दृष्टि दोष होने लगता है। यदि किसी प्रतिरोधक पर विभव यानी वोल्टेज दोगुना कर दिया जाए तो उसके माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर वोल्टेज यानी प्रतिरोधक पर विभव वोल्टेज दुगना कर दिया जाए तो इसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा जो है वो भी क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12। एक पार्श्व क्रम, दो क्रम होते हैं, पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम आपने पढ़े हैं। पार्श्व क्रम परिपथ में यदि एक शाखा विफल हो जाती है तो अन्य शाखाओं में धारा पर क्या होता है? तो पार्श्व क्रम में यही होता है कि अगर एक धारा यानी एक शाखा जो है वो अगर कहीं से शॉर्ट सर्किट इसमें हो गया तो सभी और जो भी रह गई उनमें सभी में समान विद्युत धारा रहती है। सभी में क्या रहती है? समान विद्युत धारा रहती है। प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। विद्युत शक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्युत शक्ति के लिए शक्ति धारा और वोल्टेज का उत्पादन है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका हो गया। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल का अनुभव होता है और ये बल अधिकतम तब होता है जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री, यानी एक दूसरे के लंबवत होंगे। तब ये जो है चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच का कोण जो है 90 डिग्री होने पर अधिकतम बल होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15। किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? कैसी होती है? वृत्ताकार होती है और सकेंद्रीय होती है। वृत्ताकार और सकेंद्रीय होती है। प्रश्न संख्या 16 है। किसी पारितंत्र में उत्पादकों की क्या भूमिका है? कोई भी पारितंत्र है उसमें जो उत्पादक हैं उनकी क्या भूमिका है? तो आप देखें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करना जो है वो किसका काम है? उत्पादक। जो भी पादप है, घास है, ये उनका कार्य है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, यानी स्वपोषी होते हैं उत्पादक जो है। तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया। अब शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 17 से। प्रश्न संख्या 17 से 20 में दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और कारण आर। नीचे दिए गए विकल्प ए बी सी डी में से चुनाव कर इस जो भी प्रश्न है इनका सही उत्तर आपको देना है। इन प्रश्नों का सही उत्तर देना है। ए कब देना है? जब अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हों। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम क्वेश्चन संख्या को देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 को। तो जब अभिकथन और कारण, यहाँ पर अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है, ये जब दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, ये जो कारण आर है इस अभिकथन की सही व्याख्या करता है, इसके बारे में सही बताता है, तब आपको ऑप्शन ए लिखना है। तब आपको ऑप्शन ए लिखना है आंसर में। आपको ना तो अभिकथन लिखना है वहां पर और ना ही कारण लिखना है, केवल आपको ऑप्शन लिखना है। उसके बाद में बी ऑप्शन कब करना है? जब अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये दोनों बातें तो सही है लेकिन ये जो कारण है ये इसका सही कारण नहीं है या इसके बारे में सही व्याख्या नहीं करता, तब आप बी ऑप्शन करेंगे। सी ऑप्शन कब करेंगे आप? जब अभिकथन ए सत्य है, ये तो सत्य होगा परंतु आर असत्य होगा, ये असत्य होगा, ऐसी स्थिति में ये असत्य होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको सी ऑप्शन करना है और डी ऑप्शन आपको जब करना है जब अभिकथन ए असत्य हो, अभिकथन ए असत्य हो परंतु कारण आर सत्य हो, कारण आर सत्य हो। तो बहुत ही आसानी से आप इनको समझ जाओगे। अब यहाँ पर जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम तो प्रश्न संख्या 17 देखें। प्रश्न संख्या 17 में देखें, अभिकथन ए एल्कीन का एक समजातीय श्रेणी बनाते हैं जो सामान्य सूत्र थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं CnH2n। ठीक है, CnH2n यहाँ पर सूत्र है इसका। यही क्वेश्चन पेपर में दे रखा है, थोड़ी सी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। द्वारा विशिष्ट होती है, बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है ये, सत्य है ये। फिर दूसरा देखते हैं, एल्कीन में कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक त्रियाबंध होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये गलत है। तो इसमें ए सही है, ठीक है, और आर गलत है। ऐसी स्थिति कब बनती है? अब यहाँ पर आप देख लें कि ए सत्य है और आर असत्य है, ऐसी स्थिति सी में बन रही है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें 17वें का आंसर जो है वो सी है। प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। अभिकथन ए मटर के पौधे में लंबाई और बौनेपन जैसे लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत मिलते हैं। ठीक है, लंबाई और बौनेपन के यानी विकल्पी इसमें लक्षण मिलते हैं, सही बात है।
फिर आगे है, जब एक समयुग्मक की लंबे मटर के पौधे को बोने मटर के पौधे के साथ संकरण किया जाता है तो F1 पीडी में मध्यम आकार का मटर का पौधा प्राप्त होता है। ऐसा नहीं होता, मध्यम आकार के नहीं होते। आप देखोगे कि या तो जो है वो कैपिटल टी है, या फिर कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। तो ये तो तीन तो जो है 1:2:1 के अनुपात में आते हैं। तो ये तो बिल्कुल बोने होते हैं और ये लंबे पौधे होते हैं। तो यहाँ पर मध्यम आकार का कोई भी पौधा नहीं होगा। तो ये दूसरी बात जो कारण है वो गलत है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया, ऑप्शन सी ठीक हो गया। प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं और यहाँ पर दे रखा है अभिकथन, कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा को आसानी से अपने अंदर से प्रभावित नहीं होने देते। ठीक है, ये सही बात है। उसके बाद में दूसरा है, कुचालक में इलेक्ट्रॉन कसकर बंधे होते हैं जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते। ये भी सही बात है और ये इसका सही कारण भी बता रहा है कि कुचालक में विद्युत धारा क्यों प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कसकर बंधे होते हैं और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते। तो ये सही व्याख्या भी करता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, अभिकथन क्या है इसमें, अभिकथन है, अजैव निम्नीकरणीय सामग्रियां पर्यावरण प्रदूषण में योगदान नहीं करती। बिल्कुल करती हैं। अजैव निम्नीकरणीय जो सामग्रियां होती हैं वो पर्यावरण प्रदूषण को फैलाती हैं। तो ये जो बात है यहाँ पर गलत है, अभिकथन गलत है। ये सामग्रियां बिना टूटे लंबे समय तक पर्यावरण में बनी रहती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ए गलत हो और आर सही हो, ऐसी स्थिति में आप डी ऑप्शन सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहां से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है और इस सेक्शन में क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर वाले हैं। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक। प्रश्न संख्या 21 है, एक प्रयोगशाला प्रयोग के समय कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन किया जाता है। ठीक है, ऊष्मा देकर उसको वियोजित किया जाता है, वियोजन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखें और बताएं कि वास्तविक जगत अनुप्रयोगों में इस अभिक्रिया का क्या महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो आपको क्या करना है, इसकी एक संतुलित रिएक्शन लिखनी है, अभिक्रिया लिखनी है। तो इसमें आप देखें, CaCO3 जो ठोस है उसको ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO प्लस CO2 कैल्शियम जो ऑक्साइड है उसके साथ क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, इसका कैल्शियम यानी ऑक्साइड का प्रयोग सीमेंट निर्माण उद्योग में किया जाता है। कोई भी आप अन्य एक लिख सकते हैं इसका उपयोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 22 है, मानव शरीर के भीतर परिवहन में प्लाज्मा क्या भूमिका निभाता है, प्लाज्मा परिवहन करने वाले दो पदार्थों के नाम बताइए। तो जो रक्त प्लाज्मा है उसकी भूमिका पोषक तत्वों, हार्मोन और प्रोटीन को शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना है जहां इसकी जरूरत होती है। ठीक है, जहां पर पोषकों की, हार्मोन की और प्रोटीन की आवश्यकता होती है वहां पर उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है। और इसके घटक कौन है, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBCs हैं, लाल रक्त कोशिकाएं RBCs हैं और प्लेटलेट्स हैं। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन पूरा आ गया है। इसमें प्लाज्मा परिवहन करने वाले दो पदार्थों के नाम, तो इसमें पोषक तत्व है, हार्मोन है और प्रोटीन है। ठीक है, और क्या भूमिका है, तो ये इन सभी को पहुंचाने का काम करता है शरीर के सभी हिस्सों तक। चलो जी, प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या, इसमें बता रखा है विकल्प ए या बी में से किसी एक का उत्तर देना है। तो ए है, कार्बन कई तत्वों के साथ स्थिर आबंध बनाने में सक्षम क्यों है, दो कारण बताने। कार्बन कई तत्वों के साथ स्थिर आबंध बनाता है, इसके दो कारण आपको बताने हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था ये। तो इसमें दो कारण, आपका पहला कारण है श्रृंखलन। ठीक है, ये एक सीरीज बनाता है, सी से सी यानी कार्बन के साथ कार्बन जुड़ जाता है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो है इसकी संयोजकता 4 होती है, चतु संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंध बनाने की भी क्षमता होती है। तीसरा इसमें है छोटा आकार, इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो इनमें से कोई दो आपको विशेषताएं लिखनी है। अब आ जाता है इसका अथवा, ए या बी में से कोई सा एक करना था। तो इसका अथवा है, क्या है, समजातीय श्रेणी की अवधारणा को स्पष्ट करें। एक समजातीय श्रृंखला के सदस्य एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। तो समजातीय श्रृंखला समान कार्यात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों का एक अनुक्रम है जिसमें श्रृंखला के सदस्य उसमें मौजूद दोहराई जाने वाली इकाइयां यानी उससे आगे की जो भी इकाइयां आती है
उसमें CH2 की संख्या के आधार पर भिन्न होते हैं, यानी उसमें एक कार्बन जोड़ा जाता है और हाइड्रोजन दो जोड़े जाते हैं। इस प्रकार से एक सीरीज बनती जाती है, समजातीय श्रेणी बनती जाती है, श्रृंखला बनती जाती है। फिर आगे प्रश्न आता है, निम्न तालिका को पूरा करें। निम्न तालिका को, ये क्वेश्चन जो है वो आपके सपोर्ट मटेरियल जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनमें सेम ऐसा दे रखा है। अनुवर्तन, अनुवर्तन यानी उद्दीपन जो मिलेगा, ठीक है, उद्दीपन मिलेगा। जैसे जलानुवर्तन दे रखा था, तो जल के लिए क्या अनुवर्तन होगा, ठीक है ना। तो इसमें उद्दीपन तो कौन है, जल है, और उसके लिए क्या होगा, जड़ों की गति होगी, ठीक है ना, जड़ों की गति होगी, जड़ें बढ़ेंगी। वो किसके लिए बढ़ेंगी, जल के लिए। तो ये तो जलानुवर्तन हो गया। रसायनुवर्तन में क्या होता है, उद्दीपन कौन होता है, रसायन होता है, और वो पराग नलिका की गति होती है, ठीक है ना। चाहे इसमें किसी का भी परिवहन हो तो उसमें पराग नलिका की गति होगी। प्रश्न संख्या 25 है। प्रश्न संख्या 25 में दे रखा विकल्प एक या दो में से किसी एक का उत्तर देना है। तो आपके पास विकल्प बहुत मिलते हैं इसमें, ये बड़ी बात है आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास केवल 39 क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन आपके पास बहुत ज्यादा होते हैं। आपके पास विकल्प है, उनमें ऑप्शन आपके पास अलग अलग क्वेश्चन करने के। क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक विषम युग्मजीय लंबे पौधे कैपिटल टी और स्मॉल टी को दूसरे विषम युग्मजीय लंबे पौधे यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ संकरण कराया जाता है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें इस प्रकार की संतति बनती है कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी को कैपिटल टी और स्मॉल टी से क्रॉस करवाया जाता है, तो आपको पता है एक बार तो क्या बनेगा यहाँ पर, कैपिटल टी, अगर इसको इसके साथ जोड़ा जाता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसको इसके साथ जोड़ा जाता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसको इसके साथ जोड़ा जाता है तो दोनों ही स्मॉल टी, ठीक है। तो एक ये हो गया, दो ये हो गए और एक ये हो गया। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल टी, दोनों ही कैपिटल टी हैं। एक कैपिटल टी और स्मॉल टी का रेशियो 2 है, और स्मॉल टी दोनों ही जो है उनका रेशियो है 1:2:1। तो एक का ये हो गया। उसके बाद में बी है, एक छोटा पौधा जिसमें दोनों स्मॉल टी प्राप्त करने की संभावना की गणना करें। तो आपने देखा भी 1:2:1, यानी 4 में से 1, 4 में से 1 का मतलब हो गया 1/4 या 25%, ठीक है, 1/4 या 25% संभावना है इसकी एक छोटा पौधा होने की। अथवा दे रखा है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की व्याख्या कीजिए। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, उसकी व्याख्या आपको करनी है। मनुष्य नर विषम लैंगिकता प्रदर्शित करते हैं। मनुष्यों में नर एक्स वाई दो अलग अलग प्रकार के युग्मक एक्स और वाई उत्पन्न करते हैं, जबकि मादा जो होती है, ठीक है, यानी स्त्री जो होती है, उसमें डबल एक्स केवल एक ही प्रकार के युग्मक उत्पन्न करती हैं जिसमें एक्स गुणसूत्र होते हैं। बच्चे का लिंग नर युग्मक के प्रकार से निर्धारित होता है, ठीक है ना, जो कि एक मिथ्या होती है कि जो महिला की लड़की हुई है लड़का हुआ है। तो इसमें केवल और केवल नर युग्मक ही जो है वो निर्धारित करता है जो मादा युग्मक के साथ जुड़ता है। यदि निषेचन करने वाले शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र है तो उत्पन्न होने वाला बच्चा लड़की होगी, और यदि निषेचन करने वाले शुक्राणु में, ठीक है, शुक्राणु क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं, उसमें अगर वाई गुणसूत्र है तो उत्पन्न होने वाला बच्चा लड़का होगा। इसलिए संयोग की बात है और इसमें उत्तरदायी कोई भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये केवल और केवल संयोग की बात है। 50% ऐसा हो सकता है कि उसमें वाई गुणसूत्र आए और 50% की एक्स गुणसूत्र आए, तो ऐसे में ये केवल संयोग है, संयोग की बात है जो बच्चे के लिंग का निर्धारण करती है। निषेचन करने वाले शुक्राणु में एक्स या वाई गुणसूत्र होने की संभावना है। स्क्रॉल करते हैं ऊपर। इस प्रकार यह शुक्राणु की आनुवंशिक संरचना है जो बच्चे के लिंग का निर्धारण करती है। और यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं इसका कि ये मादा जो है इसमें दोनों ही एक्स एक्स होते हैं, जबकि नर में एक्स और वाई होते हैं। अब इनका हमने यहाँ पर संकरण करवा के देखा है, यानी क्रॉस करवा के देखा हुआ है, यानी एक्स का जब इस एक्स के साथ होगा, ठीक है, तो डबल एक्स बन जाएंगे। फिर इस एक्स का इस वाई के साथ यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर एक्स वाई बन गया, ठीक है, और इस y का इस x के साथ यहाँ पर देखें तो एक्स वाई बन गया। ये तो दोनों एक्स एक्स बनते हैं तो लड़की होती है, और अगर एक्स वाई बनते हैं तो लड़का होता है। इस डायग्राम को आप देख लें। जिस तरीके से इसमें कर रखा है, क्वेश्चंस को सोल्व कर रखा है, आंसर लिख रखे हैं, उसी तरीके से आपको आंसर सीट में लिखने हैं। तो ध्यान रखना है किस तरीके से कैसे पैराग्राफ चेंज हुआ है, ठीक है, कहाँ पर अंडरलाइन की हुई है, कितना लिखा हुआ है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न संख्या आती है 26। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशिष्ट विशेषताएं क्या होती है। समतल दर्पण की विशेषताएं बतानी है, तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। पहले पूछा प्रकृति, तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है, सीधा होता है,
ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। और पार्श्व परिवर्तन होता है इसमें, कैसा होता है, पार्श्व परिवर्तन, यानी लेफ्ट इसमें राइट दिखाई देता है और राइट लेफ्ट दिखाई देता है। बी आता है दर्पण से बिंब की दूरी की तुलना, बिंब से दूरी की तुलना से प्रतिबिंब की दूरी से कैसे की जाती है। तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर मान लिया गया कि यहां पर कोई बिंब है, यहां पर दर्पण है, तो दर्पण से बिंब की जो दूरी है, उसी प्रकार से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की होगी। ये दोनों दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है दर्पण से जितनी दूरी बिंब की होगी, दर्पण से उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की होगी, अर्थात दर्पण से बिंब की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये दोनों बराबर होती है, दूरी बराबर होती है इसमें। चलो, सेक्शन सी आ गया, खंड गैर। और इसमें जो है प्रश्न संख्या 27 से 33 है और सभी जो है वो 3-3 अंकों के हैं। इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 27 है, पहचाने की किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जब। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानना है। यहाँ पर कुछ दिए गए स्टेटमेंट। पहली स्थिति क्या दी गई है, चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। तो इसमें आप देखो, अभी आया था ऊपर ये पहले भी, CaCO3 इसको ऊष्मा देने पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कैसी है, ऊष्मीय वियोजन है। ऊष्मा के कारण इसमें क्या हुआ है, वियोजन हुआ है। जो अभिकारक था, एकल अभिकारक, वो दो उत्पादों में टूट गया है, इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया है। वो कैसी है, ऊष्मा के कारण हुआ, तो इसको ऊष्मीय वियोजन कह दिया। उसके बाद में मैग्नीशियम रिबन हवा में जलता है, तो मैग्नीशियम रिबन 2Mg प्लस O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यानी दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, तो कैसी बनती है अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है। उसके बाद में लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलीन में डुबाया जाता है, तो Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर कॉपर अलग हो गया और फेरस के साथ क्या जुड़ गया, सल्फेट जुड़ गया, तो कैसी हो गई ये। ठीक है, फेरस ने क्या कर दिया, कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, यहाँ से कॉपर हट गया और फेरस इसके साथ जुड़ गया सल्फेट के साथ में, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। और इसमें लिखा हुआ था इनसे होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को भी लिखना है, तो हमने आगे लिख दिया है जो भी अभिक्रिया हुई है, तो ये उनका संतुलित समीकरण भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसी तरीके से आपको भी ये सोल्व करना है। प्रश्न संख्या 28, समजातीय श्रेणी के तीसरे और चौथे सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए जिसका पहला सदस्य क्या है, एथाइन है। तो पहला सदस्य एथाइन जो है इसका हो गया C2H2। ठीक है, उसके बाद में तीसरा और चौथा पूछा है तो इनका हो जाएगा C4H6 और C5H8। ठीक है, ये हो जाएगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस प्रकार से। इसका बी है, प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह शब्द को परिभाषित कीजिए। विशिष्ट, उत्तर देखो, विशिष्ट परमाणु या परमाणु का समूह जो किसी कार्बनिक अणु के भौतिक और रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है उसे कार्यात्मक समूह कहा जाता है, जैसे हेलो, नाइट्रो, एल्कोहल आदि। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके सी पार्ट पर। सी पार्ट निम्नलिखित में से प्रत्येक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य लिखना है। तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या करना था, अभी ऊपर आया था ये क्वेश्चन कि 1C और H2, CH2 का अंतर होता है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर C5 था तो C6 हो गया, और H10 था तो प्लस 2 हो जाएंगे तो 12 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर C3 है तो C4, और 4 है तो यहाँ पर C6 हो जाएगा। ठीक है, तो C4H6 दोनों में ये अंतर है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है, पादप हार्मोन क्या है, एक पादप हार्मोन का नाम बताइए। पहले तो आपको लिखना है कि पादप हार्मोन है क्या, और उसके बाद में पादप हार्मोन का नाम बताना है। ए में बताना है पौधों की वृद्धि का संबंधन जो करता है, और दूसरा बताना है कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन करता है। तो सबसे पहले पादप हार्मोन क्या है उसके लिए देखो, आंतरिक कारक जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। पहले आपको ये लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है पौधों की वृद्धि का संबंधन करता है, पौधों की वृद्धि से संबंधित जो भी है, पौधों की वृद्धि से संबंधित है एब्सिसिक एसिड। और दूसरे में पूछा है कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को कौन प्रेरित करता है, साइटोकाइनिन प्रेरित करता है। तो एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, ठीक है ना, एक एक मार्क्स की यहाँ पर हो गए, तो 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करते हो गलती कि आपने पादप हार्मोन जो है इसकी आप डेफिनेशन नहीं लिखते, परिभाषा नहीं लिखते, और आप इन्हीं का 2 का जवाब दे देते, तो आपके 2 ही नंबर यहाँ पर मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपको जितना पूछा जाए वो पूरा का पूरा करना आपको। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में दे रखा है विकल्प एक या दो में से किसी एक का चयन करें। तो यहाँ पर भी आपको अथवा मिल गया है, यहाँ पर एक का पहला है, ठीक है, ये एक है,
इसका ए, मेंडल ने अपने परीक्षणों के लिए मटर को क्यों चुना? कोई दो कारण आपको बताने हैं। तो क्योंकि मटर के पौधे द्विलिंगी होते हैं, ठीक है ना, दोनों उसमें होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर। इसमें स्वपरागण पाया जाता है और द्विलिंगी होता है तो स्वपरागण पाया जाता है। विपर्यासी यानी विकल्पी लक्षण होते हैं। विकल्पी लक्षणों के भी ऊपर भी चर्चा हुई थी कि बौने पौधे हैं, ठीक है, लंबे पौधे हैं, गोल और झुर्रीदार बीज वाले हैं, हरे और पीले बीज वाले हैं, तो वो विकल्पी लक्षण होते हैं। इससे उनमें अध्ययन में क्या होती थी? सुविधा होती थी। दो कोई कारण आपको लिखने हैं। फिर इसका आता है, मेंडल द्वारा अपने परीक्षण के लिए उपयोग किए गए मटर के दो विपरीत दृश्यमान लक्षणों यानी विपर्यासी की सूची आपको बनानी है। जैसे बीज का आकार हो गया, बीज का रंग हो गया, फूल का रंग, पौधों की लंबाई। तो इनमें से कोई भी आप दो लिख देंगे यहाँ पर। बीज का आकार हो सकता है, ठीक है, बीज का रंग हो सकता है, फूल का रंग हो सकता है, पौधे की लंबाई हो सकती है, लंबे या बोने पौधे, ठीक है। तो ऐसे दो आपको लिखने हैं। अथवा आएगा अब, यानी इसी का दूसरा प्रश्न है। इसी का दूसरा है, इसमें आप देखें नीचे दी गई तालिका मनुष्यों में दो लक्षणों जीनोटाइप और फेनोटाइप को दर्शाती है। लक्षण क्या है? आंखों का रंग दे रखा है, त्वचा का रंग दे रखा है। आंखों का रंग दे रखा है कैपिटल बी के द्वारा, कैपिटल बी यानी काला रंग, और त्वचा का रंग दे रखा है एफ के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कैपिटल एफ जो है वो गोरा रंग है और स्मॉल एफ गहरा या सांवला रंग है। उसी तरह से कैपिटल बी जो है वो काली आंखें हैं और स्मॉल बी जो है वो नीली आंखें हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या दे रखा है, देव जिसकी आंखें काली है और त्वचा का रंग गहरा है, ठीक है। त्वचा का रंग गहरा है तो स्मॉल एफ आ जाएगा, और काली आंखें हैं तो कैपिटल बी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप, कैपिटल बी स्मॉल एफ आ रहा है। ने भूमि से विवाह किया है, भूमि नाम की लड़की है, उससे विवाह किया है, जिसकी आंखें कैसी है? आंखें हैं उसकी नीली। आंखें कैसी है उसकी? नीली। तो स्मॉल बी आएगा इसमें, ठीक है। आंखें बी, ये देखिए नीली है, तो स्मॉल बी आ गया। और रंग उसका कैसा है? गोरा है। रंग गोरा है तो कैपिटल एफ आ जाएगा, कैपिटल एफ। उनकी संतानों के संभावित फेनोटाइप और जीनोटाइप क्या होंगे? क्रॉस दर्शाना है आपको, डायग्राम भी बताना है। और उनसे जो संभावित संतान होगी उनमें कैसी आंखें होगी, उनका रंग कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर आप देखें कि ये जो है वो देव है, जिसमें कैपिटल बी और स्मॉल एफ है, और इधर जो है भूमि है, कैपिटल एफ है और स्मॉल बी है, ठीक है। तो इससे क्या लिया हमने? युग्मक निर्माण हुआ। युग्मक निर्माण में एक कैपिटल आ गया, एक स्मॉल आ गया, यानी एक बी का लक्षण आ गया, एक एफ का। ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर स्मॉल बी और कैपिटल एफ आ गया। तो इससे जो एफ वन पी डी बनी, इससे एफ वन पी डी में आप देखेंगे तो इसमें बना कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ। तो अब आपको ये पहले पता है कि प्रभावी जो लक्षण होता है उसमें एक ही कैपिटल होना काफी है। जो प्रभावी लक्षण होगा, अगर एक कैपिटल आता है, किसी भी चीज का एक कैपिटल आ जाता है, इसका मतलब वो प्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर बी जो है, कैपिटल बी, वो दिखाता है किसको? काली आंखों को। किसको दिखाता है? काली आंखों को। और कैपिटल एफ दिखाता है गोरा रंग। कैपिटल एफ दिखाता है गोरा रंग। तो फेनोटाइप क्या होगा? सभी की आंखें काली होंगी और रंग कैसा होगा भाई? गोरा होगा, ठीक है। और इसमें जीनोटाइप आपको यही लिखना है, ये जीनोटाइप हो गया एफ वन पी डी आपका, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। इसमें आपको एग्जाम्पल कुछ अलग दे देगा। यहाँ पर देव और भूमि दिया है आपको, यहाँ पर कोई कुत्ते का एग्जाम्पल दे सकता है, गाय का एग्जाम्पल दे सकता है, तो कुछ भी एग्जाम्पल आ सकता है। आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये। अब प्रश्न संख्या चलते हैं 31 पे। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी छात्र ने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग कर किसी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के बिंब को पर्दे पर फोकसित कर लिया। यदि बिंब दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। बिंब की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। तो लेंस सूत्र का उपयोग करके क्या बताना है? प्रतिबिंब की दूरी बतानी है और प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पर यह भी दिया है, न्यूमेरिकल का शायद एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। और यू कितना है? -30 सेंटीमीटर है। क्यों है? क्योंकि हमेशा जो लेफ्ट साइड में रखा जाता है बिंब, इसलिए यू जो है वो क्या आता है? माइनस में आता है। अब यहाँ पर लेंस सूत्र के द्वारा इसको सोल्यूशन करके देखते हैं कैसे होगा। सोल्व करके देखते हैं लेंस सूत्र। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर v में से u को माइनस कर देंगे तो f आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है क्या? v ज्ञात करना है। तो f को और u को हम ऐड कर देंगे, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो v आ जाएगा हमारे पास। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 1/f हमारे पास 1/20 है, और जो u है वो हमारे पास -30 है। इसके बराबर क्या हो जाएगा? ये 1/v हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखें आप 1/20 प्लस 1/-30, ठीक है, और 1/v बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। 20 और 30 का एलसीएम हमने 60 ले लिया, तो 20 दिया 60 तो 3 माइनस 30 दूनी 60 तो -2 आ गया यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 2। तो यहाँ पर 1 क्या बच गया अपने पास, 1/60 बच गया। तो 60 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, वी का मान आ गया। वी का मान जो है वो क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद में इसकी आवर्धन यानी एम ज्ञात करना है। एम ज्ञात करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HI/HO, ठीक है, बराबर V/U, ठीक है, बराबर V/U है। तो HI ज्ञात करने के लिए क्या करना है, V इंटू HO/U। तो 60 इंटू 5 बटा -30। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर लेके जाते हैं, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, तो ये -2 जो है वो 5 से गुणा हो जाएगा, तो -10 सेंटीमीटर आवर्धन होगा, -10 सेंटीमीटर आवर्धन होगा। प्रश्न संख्या 32 पे देखिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के कारण सर्किट और उपकरणों को संभावित क्षति से कैसे बचाता है। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए या ओवरलोडिंग हो जाए, उस समय फ्यूज जो है वो सभी उपकरणों को कैसे बचाता है। इसके लिए पहला आंसर है इसका, फ्यूज तार का गलनांक कम होने के कारण जब परिपथ में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होती है तो फ्यूज गर्म होकर पिघल जाता है या टूट जाता है, जिससे विद्युत में परिपथ का संपर्क टूट जाता है। जो भी परिपथ होता है उसका संपर्क संपर्क टूट जाता है और घरेलू उपकरण जो है वो क्या हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, बच जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है और इसे परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो एमीटर जो होता है उसका उपयोग होता है विद्युत धारा को मापने के लिए और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो जितना पूछा जाए आपसे उतना ही देना है जवाब, आपको इससे लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है तीसरा, 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए। 1 एम्पियर जो विद्युत धारा होती है, ठीक है, यदि किसी परिपथ को 1 सेकंड तक 1 कूलम आवेश दिया जाए तो प्रभावित विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। 1 एम्पियर बटा 1 कूलम, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकंड, आई बराबर क्यू बटा टी, ये आपको लिखना है। और ऐसे क्वेश्चन आपके या तो वोल्ट के मिल जाएंगे या प्रतिरोध का मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न मिल जाते हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। अच्छे से इस चैप्टर में छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं इनको याद कर लेनी है आपको। प्रश्न संख्या 33 पे चलते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न आया है, पर्यावरण से संबंधित जो चैप्टर है आपका हमारा पर्यावरण, उससे लिया गया है, बहुत ही आसान है। कैसे है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच अंतर आपको बताना है। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला एक जीव से दूसरे जीव तक ऊर्जा और पोषक तत्वों का रैखिक प्रवाह है। जैसे आपने यहाँ पर बना दिया कि घास है, घास के बाद में यहाँ पर टिड्डे आ गए, टिड्डे के बाद में मेंढक आ गया, तो ये एक प्रवाह हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है खाद्य जाल। खाद्य जाल को कई अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं और जीवों के बीच संबंधों का संयोजन कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें संयोजन में क्या होता है, जैसे मान लो घास को कौन खा रहा है, घास को चूहा भी खा रहा है, घास को टिड्डा भी खा रहा है, ठीक है, घास को बकरी भी खा रही है। फिर उसके बाद में इस बकरी को जो है वो कौन खा रहा है, मान लीजिए शेर खा रहा है। अब यहाँ से जो टिड्डे थे, इन टिड्डे को मेंढक खा रहा है, मेंढक को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है, सांप को कौन खा रहा है, मोर खा रहा है, मोर को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या बन जाता है, जाल बन जाता है। तो ये तो जो है वो खाद्य श्रृंखला है और ये जाल है, ठीक है। ये दोनों का अंतर यहाँ पर दिखा दिया, आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं थी इसमें। फिर अगला है, इसमें आगे क्या पूछा गया है, टिड्डे, घास और मेंढक से बनी खाद्य श्रृंखला में यदि टिड्डे की आबादी कम हो तो पहले और तीसरे कोशी स्तर से संबंधित जीवों की आबादी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम घास की बात कर लेते हैं, घास है, यहाँ पर टिड्डे हैं और यहाँ पर जो है वो मेंढक है। अब टिड्डों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है ना, टिड्डों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पहली पीढ़ी कौन है, घास, और तीसरी कौन है, मेंढक। इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यदि टिड्डे कम हो जाएंगे तो घास की मात्रा तो बढ़ जाएगी, क्योंकि घास को खाने वाले कम हो जाएंगे, तो घास की मात्रा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ टिड्डे कम होने से मेंढक का भोजन कम हो जाएगा, तो मेंढक की भी संख्या कम हो जाएगी। देखो, भोजन की कमी के कारण मेंढक की संख्या या जनसंख्या कम हो जाएगी और घास की जनसंख्या बढ़ जाएगी, ठीक है ना, घास की मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ पर बहुत ही आसान प्रश्न आया था। अब आता है सेक्शन डी, प्रश्न संख्या 34 से 36, दीर्घ उत्तरीय यानी जो
लॉन्ग टाइप आंसर आते हैं, वो क्वेश्चन है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 34 है, ए या बी में से किसी एक का उत्तर देना है। ए या बी में से किसी एक का उत्तर देना है, तो यहाँ पर ए का ए है पहले, जिस हिसाब से इसमें दिया जाता है भाई उसी हिसाब से आपको वो सोल्व करना है। कई बार आप क्या करते हो, ये कैपिटल ए दे रखा है, ये स्मॉल दे रखा है, तो इनको एक ही लिख देते हो, बस स्मॉल ए लिख दिया और काम चला दिया। अब ये कौन से का स्मॉल ए है, ए का है या बी का है, ये पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, पहले कैपिटल ए लिखा है आपने, फिर स्मॉल ए लिखा है, फिर इसका क्वेश्चन पढ़ा आपने, उभयधर्मी ऑक्साइड से क्या तात्पर्य है, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड चुनने हैं। ये 4-5 दिए गए हैं आपको यहाँ पर, इनमें से आपको उभयधर्मी ऑक्साइड चयन करने हैं, छांटने हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वह ऑक्साइड है जो अम्लीय तथा क्षारकीय गुण दोनों दर्शाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे ZnO, Al2O3। ठीक है, Al2O3 और ZnO जो है वो क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, जो कि अम्लीय और क्षारकीय दोनों गुण दर्शाते हैं। उसके बाद में इसका बी के भी 2 पार्ट कर दिए हैं, ठीक है ना, ए बी, ए का ए है, फिर ए का बी है, ठीक है। और इसका भी पहला है, सोडियम और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये 9th क्लास का क्वेश्चन दे दिया आपको, बहुत ही आसान है। सोडियम जो है उसकी परमाणु संख्या आप देखेंगे 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखोगे आप, 2, 8 और 1, ठीक है ना। उसी प्रकार से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, 2 और 6। तो ये आंसर देख सकते हैं आप, दूसरे का पहला सोडियम Na जो है उसका 2, 8, 1, यानी पहले के कोष में 2 आएंगे, एल कोष में 8 आएंगे, फिर 1 आएगा। इसी प्रकार से इसमें पहले कोष में 2 और दूसरे में 6। आगे प्रश्न जो इसका बी का दूसरा है वो है, सोडियम और ऑक्सीजन के संयोजन से बने यौगिक के 2 सामान्य गुण बताने हैं। ठीक है, 2 सामान्य गुण यहाँ पर देखेंगे हम। सोडियम में ऑक्सीजन के संयोजन से सोडियम ऑक्साइड Na2O का निर्माण होता है, जो ठोस, जल में घुलनशील, जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालन, क्वंथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। इनमें से कोई भी आपको 2 लिखने हैं। ठीक है, 4 से 5 आपको यहाँ पर गुण बता दिए, विशेषता बताई थी, इनमें से कोई 2 लिखने हैं। अब आता है अथवा बी पार्ट, ए या बी में से दोनों में से कोई एक करना था, तो यहाँ पर बी पार्ट आता है। और बी पार्ट है, क्या होता है यह समझने के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। क्या होता है इसमें जो है, मैंने यहाँ पर लिखने में काफी टाइम लगता है, तो मैंने यहाँ पर फोटो एडिट कर दी है। सिनाबार यानी पारा का अयस्क को गर्म किया जाता है, पारा को अयस्क को जब गर्म किया जाता है तब क्या होता है, तो उसकी आपको रिएक्शन लिखनी है यहाँ पर। तो 2HgS प्लस 3O2, ठीक है, इसको गर्म किया गया है यहाँ पर, तो क्या प्राप्त होगा इससे, 2HgO प्लस 2SO2। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, Cu2O प्लस Cu2S के मिश्रण को गर्म किया जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, 2Cu2O प्लस Cu2S, इसको गर्म किया गया तो 6Cu प्लस SO2। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसी प्रकार से जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया गया, यहां पर गर्म किया गया है, ये साइन उसी का है, तो इसको किया गया जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन, कार्बन के साथ गर्म किया गया, तो इससे क्या बन गया, Zn प्लस CO, Zn प्लस CO। इसी प्रकार से आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ अपचयित होता है, अपचयित, अपचयन होना और उपचयन होना, ये आपने रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी है। तो अपचयित हो रहा है, तो यहां पर आप देखें Fe2O3 प्लस 2Al, तो यहां से ऑक्सीजन हट जाएगा। ऑक्सीजन का ह्रास होना ही क्या है, अपचयन कहलाता है। तो आप यहां पर देखेंगे 2Fe, यहां पर ऑक्सीजन हट गया और ये कहां पर चला गया, Al2O3 प्लस हीट यहां से निकलती है, तो ये जो ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया है, ठीक है, यानी ऊष्मा यहां से निकलती है, तो ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया है ये। फिर आगे चलते हैं, इसमें जिंक सल्फाइड का भर्जन करते हैं, जिंक सल्फाइड का भर्जन, तो 2ZnS प्लस 3O2, इसका भर्जन करने पर क्या बनेगा, 2ZnO प्लस 2SO2। ठीक है, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 35 पे। प्रश्न संख्या 35 क्या है, विकल्प 1 या 2 में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। यहाँ पर भी आपको विकल्प दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, किसी एक का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पहले का पहला है, ब्रायोफिल्म और राइजोपस में देखे गए प्रजनन की विधियों का नाम बताना है और उनकी व्याख्या भी करनी है। तो ब्रायोफिल्म में क्या पाया जाता है, कायिक प्रवर्धन है, अंडरलाइन कर दिया मैंने पहले में, कायिक प्रवर्धन। ब्रायोफिल्म की पत्तियों के किनारे पर छोटे छोटे कट लगे होते हैं, अगर ये पत्तियां मिट्टी पर गिरती हैं तो किनारे के साथ से कलिकाएं विकसित होती हैं और उनसे नया पौधा बनना शुरू हो जाता है। कुछ इस प्रकार की कट होती हैं इसमें ब्रायोफिल्म के पत्ती में, तो ये जहां जहां पर कट है यहाँ पर नई कलिकाएं बन जाती हैं, अगर ये मिट्टी के संपर्क में आ जाता है
और जहां जहां पर ये कट है वहीं वहीं से नए पौधे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कायिक प्रवर्धन है। कायिक भाग जो भी है, पत्ती, तना, जड़, इनसे अगर नया पौधा बनता है तो वो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। फिर आता है राइजोपस के बारे में। तो राइजोपस में क्या पाया जाता है? राइजोपस में किस प्रकार का प्रजनन होता है? बीजाणु समासंग। राइजोपस के कवक जाल में बीजाणुधानी होती है जिसमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है और नम सतह के संपर्क में आने पर वे वृद्धि करने लगते हैं। तो बीजाणु समासंग जो कि अलैंगिक जनन का एक भाग है। उसके बाद में प्रश्न दिया गया था यहाँ पर खंडन और पुनर्जनन के बीच अंतर। खंडन और पुनर्जनन के बीच अंतर, तो उसके बीच भी अंतर देख लेते हैं हम। खंडन, खंडन क्या है? जीव सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो शैवाल है, इसमें आप देखेंगे ये विकसित होने के बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और जो छोटे टुकड़े हैं वो वृद्धि कर एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। उसी प्रकार से पुनर्जनन देखें, यदि किसी कारणवश, किसी भी घटना से या किसी कारण से जीव क्षत विक्षत हो जाता है, यानी टूट जाता है वो टुकड़ों में, अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा और प्लेनेरिया। हाइड्रा और प्लेनेरिया में ऐसा होता है कि अगर कोई एक जीव जैसे मान लो 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में बट गया, तो ये 4 टुकड़े नए जीव बन जाएंगे, चारों चार। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है अथवा, तो इनमें से कोई सा भी एक करना था। या तो ये प्रश्न कर लें आप जिसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, या आप नीचे यहाँ पर अथवा दिया गया है ये कर सकते हैं। तो ये देखें, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण बताना है जिसमें केवल एक ही लिंग हो, यानी द्विलिंग ना हो वो। जैसे पपीता है, तरबूज है, लौकी है, करेला है, इनमें जो है वो एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। फिर आता है कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? इसके 2 लाभों की सूची बतानी है। तो पौधे के किसी कायिक भाग कौन से हैं? जड़, तना, पत्ती, इनके द्वारा अगर नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे कायिक परिवर्तन कहते हैं या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। लाभ क्या है? कम समय में जनक पौधे जैसे पौधे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा लाभ है उन पौधों के लिए लाभप्रद है जो बीज बनाने की क्षमता खो चुके हैं। ऐसे पौधों को जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा ही तैयार किया जाता है। फूल तथा फल कम समय में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इनमें से कोई 2 आपको लिखने थे। फिर इसका सी पार्ट जो है वो है फूल वाले पौधों में परागण के 2 वाहक। पराग कणों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का कार्य जो करने वाले हैं उन्हें वाहक कहते हैं। तो इसमें वायु हो सकती है, जल हो सकता है, मधुमक्खी, तितली, जानवर यानी पशु पक्षी, इनमें से कोई भी आप 2 के नाम लिख सकते हैं। ये वाहक का कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 देखें, विकल्प 1 या 2 में से किसी एक का चयन करना है। तो यहाँ पर सभी में विकल्प दिए गए हैं, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। पहला दिया गया है मानव नेत्र में पक्षमापी पेशियों का महत्व और परितारिका का कार्य लिखना है। पक्षमापी पेशियों का भी लिखना है और परितारिका का भी लिखना है। तो यहाँ पर आप देखें, पक्षमापी पेशियां लेंस की फोकस दूरी को बदलकर रेटिना पर बिंब का प्रतिबिंब बनाती है। पक्षमापी पेशियां नेत्र की समंजन क्षमता से जुड़ी हुई हैं। तो ये तो पक्षमापी पेशियों की विशेषता हो गई। उसके बाद में परितारिका के बारे में पूछा गया था। तो परितारिका के बारे में आप क्या लिखोगे? परितारिका जो है वो पुतली के आकार को बदलकर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है, इसके आगे क्या क्वेश्चन दिया गया था? अब यहाँ पर आप अंडरलाइन वगैरह देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको करना है। पैराग्राफ कैसे चेंज हो रहा है ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। इसका बी पार्ट था, जरा दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी? जरा दूर दृष्टि दोष जो होता है उसमें निकट और दूर दोनों की वस्तुएं दिखाई देना बंद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसको द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होती है। द्विफोक्सी लेंस यानी दोनों लेंस उसमें लगे हुए होने चाहिए, द्विफोक्सी लेंस। सी पार्ट क्या है इसमें? वो है प्रिज्म के प्रकाश के अपवर्तन के संदर्भ में निम्न को परिभाषित करना है। अपवर्तन कोण और आपतन कोण प्रिज्म में, अपवर्तन कोण और आपतन कोण। तो यहां पर देखें, प्रकाश की अपवर्तित किरण द्वारा आपतन बिंदु पर पृष्ठ के अभिलंब से बनाया गया कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। और दूसरा है आपतित प्रकाश किरण द्वारा आपतन बिंदु पर पृष्ठ के अभिलंब से बनाया गया कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। ये एक एग्जांपल यहां पर बता देता हूं मैं आपको। ये जैसे प्रिज्म है, ठीक है, और यहां से प्रकाश की किरण आई है और यहां पर जो है 90 डिग्री पर क्या है? अभिलंब है। तो यहां जो बनेगा वो तो क्या बनेगा? आपतन कोण बनेगा। ठीक है, फिर ये जो प्रकाश की किरणें हैं जो इस प्रकार से निर्गत हो जाती है और ये यहाँ पर आप देखें, ठीक है, तो ये वाला जो कोण बनेगा ये क्या बनेगा आपका? ये बन जाएगा आपका अपवर्तित। ठीक है ना, अपवर्तन कोण। ये अपवर्तन कोण बन जाएगा। ठीक है, अभिलंब और अपवर्तन
किरण के बीच में, अपवर्तित जो किरण है और अभिलंब के बीच में। आगे चलते हैं, इसका भी अथवा दे रखा है, अथवा भी देखते हैं इसका। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित करना है, तो श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, ए है इसका। इसका आंसर देखें, पारदर्शी कांच के प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना श्वेत प्रकाश का क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। फिर दूसरा प्रश्न आता है इसमें, बी पार्ट, प्रकाश के उस रंग का नाम बताइए जो कांच के प्रिज्म से गुजरते समय सबसे अधिक और सबसे कम झुकता है। तो सबसे अधिक झुकता है बैंगनी और सबसे कम झुकता है लाल। प्रकाश के विक्षेपण का कारण आपको यहां पर लिखना है। तो कारण है, श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों की अपवर्तन माध्यम में अलग अलग गति होती है, इसलिए वे प्रिज्म के अंदर अलग अलग कोणों से मुड़ते हैं। आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपने बैंगनी और लाल लिख दिया, उसके बाद में आप इसको लिखना छोड़ देते हैं और आपका मार्क्स यहाँ पर कट जाता है, तो ये ध्यान रखना आपको। फिर उसके बाद में सी पार्ट है, कोई तारा कभी अधिक चमकीला और कभी फीका दिखाई देता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं, और इस प्रभाव का कारण, प्रभाव को कहते क्या है और इसका कारण, दोनों बातें इसमें बतानी है। तो देखते हैं आंसर इसका। एक तारा अधिक चमकीला दिखाई देता है और कभी कम चमकीला दिखाई देता है, इस प्रभाव को तारों का टिमटिमाना कहते हैं। ये प्रभाव वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। हमारा वायुमंडल लगातार गतिशील रहता है और तारों से आने वाला प्रकाश अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाता है, जिससे वे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब लास्ट सेक्शन आ जाता है इसका, 100 है, ई सेक्शन जो है वो लास्ट सेक्शन है इसका, और इसमें प्रश्न संख्या 37 से 39, 37 से 39, जो कि केस स्टडी पर आधारित है, केस आधारित यानी डेटा आधारित प्रश्न है, और उपभागों में से किया गया है। एक में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है, जो उपभाग है उनमें देखेंगे आप, अभी देख लेंगे उसमें, तो आंतरिक विकल्प भी दिया गया है उसमें। यहाँ पर दिया गया है, एक किसान ने अपने खेत के विभिन्न स्थानों से एकत्र किए 5 अलग अलग मिट्टी के नमूनों का पीएच परीक्षण यहाँ पर दिया गया है, और पीएच मान इस प्रकार थे, ये पीएच मान है, ये पीएच मान है इसमें 4.5 है, 13.8 है, 12.2 है, 7 है और 2 है। बताना क्या है, पहला प्रश्न है, नमूनों के मूल्यों के आधार पर पहचानें कि कौन से मिट्टी के नमूने क्षारकीय हैं। तो आपने जब पीएच स्केल पढ़ा है तो उसमें देखा है कि 7 यहाँ पर जो है उदासीन होता है, 7 के आगे 14 तक जो भी है वो सब क्या है, क्षारकीय है। 7 के बाद में जो भी होंगे वो क्या होंगे, क्षारकीय होंगे, और 7 पे उदासीन होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं 7 के बाद में कौन सा है, ठीक है ना, बी और सी है इसमें, तो ये जो है वो क्षारकीय है, बी और सी। तो इसका आंसर देख लें, नमूना बी और सी, इतना ही आपको लिखना है, नमूना बी और सी। फिर इसका बी पार्ट दे रखा है, यानी सेकंड पार्ट, अम्लीय मिट्टी में फसलों की वृद्धि में सुधार के लिए आप फसलों को क्या, सॉरी, किसानों को क्या सुझाव देंगे। तो इसमें है उदासीनीकरण के लिए मूल पदार्थ को मिलाना, ठीक है ना, उदासीनीकरण के लिए आपको मूल पदार्थ को इसमें क्या करना है, मिलाना है। फिर यहाँ पर उपभाग दे रखा है, ये दोनों तो आपको कंपलसरी है करने इसमें, पहला और दूसरा। अब यहाँ पर तीसरे और चौथे में से आपको किसी एक का जवाब देना है। तो तीसरा है, ए इमली और नेटल का डंक में उपस्थित अम्ल का नाम बताना है। तो इमली में जो है टार्टरिक एसिड होता है और नेटल में जो है मेथेनोइक एसिड होता है। बहुत ही आसान से यहाँ पर क्वेश्चन किए गए हैं। तो तीसरा कर दिया, या चौथा आपको करना है, दोनों में से कोई एक करना है। चौथा क्या है, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है, और इस गैस की उपस्थिति की जांच के लिए परीक्षण उल्लेख करें। ठीक है, पहले तो गैस का नाम बताना है, कौन सी गैस मुक्त होती है, और फिर इसकी उपस्थिति के बारे में कैसा पता चले हमें, तो हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के पास जब हम कोई जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली लेके जाते हैं तो वो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। अगर पॉप ध्वनि के साथ कोई भी गैस जल रही है, इसका मतलब वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। यहाँ पर देखें, पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव का रखरखाव कार्य तब भी चलता रहता है जब वे कुछ विशेष कार्य नहीं कर रहे होते। वे प्रक्रियाएं जो मिलकर जीवन के रखरखाव का कार्य करती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैव प्रक्रम से लिया गया है ये प्रक्रम पोषण है, शोषण है, परिवहन है और उत्सर्जन है। तो 2 प्रकार के पोषण बताने हैं आपको। 2 प्रकार के पोषण कौन से हैं, स्वपोषी है, विषम पोषी है, या इसके अलावा भी आप कोई भी जो पोषण है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर पूछा गया दूसरे पार्ट में, हम खाना खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। हमारी पेशीय कोशिकाओं में अवायवीय शोषण के दौरान इस भोजन का क्या होता है। अवायवीय शोषण का मतलब है जब ऑक्सीजन की कमी होती है यानी अभाव होता है, उस समय हमारी पेशीय कोशिकाओं में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है ना, ऊर्जा का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना आपको। एक आपको इसी चैप्टर में एक चार्ट दिया गया है, तो उसमें आपको ध्यान देना है, और उसमें दे रखा है कि यीस्ट में जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है,
और ऑक्सीजन के अभाव में जो है वो यहाँ पर क्या होता है, पेशी कोशिकाओं में होता है और उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऐसा कुछ एक डायग्राम आपको दे रखा है, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना आप, काफी इंपॉर्टेंट है वो। अब यहाँ पर उपभाग 3 और 4 में से किसी एक का करना है, ठीक है, कोई भी एक का आंसर आपको देना है। तो तीसरा है वाष्पोत्सर्जन क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न, 37वीं क्लास से आप वाष्पोत्सर्जन पढ़ते आ रहे हो। यह पौधों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो पहले वाष्पोत्सर्जन क्या है उसका जवाब देना है अपने को। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और ये किस प्रकार उपयोगी है? वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण, जड़ों से पत्तियों तक जल अथवा उसमें विले खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति, ऊपर की ओर जो गति होती है, तो उसमें भी ये सहायक होता है। जब पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है तो ये इसको अवशोषित करने का काम करती है, पत्तियां खींचती है उनको ऊपर, ठीक है। और ये ताप के नियमन में भी सहायक है, ताप के नियमन में भी सहायक है वाष्पोत्सर्जन। अथवा आया है इसका, इन दोनों में से कोई सा एक करना था, तीसरे या चौथे में से। तो वो है मूत्र के मार्ग का उल्लेख करना, आपको मूत्र मार्ग बताना है और इसके गठन के अंग से प्रारंभ करना है। मूत्र कहाँ से बनना शुरू होता है वहां से आपको प्रारंभ करते हुए इसका मार्ग बताना है। और मानव वक्र में निस्पंदन एकक का नाम बताना है। तो पहले ये कहाँ से स्टार्ट होता है, वक्र में किडनी में बनता है, फिर मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग से ये बाहर निष्कासित हो जाता है। तो मानव में निस्पंदन एकक वक्र यानी नेफ्रॉन है, ठीक है ना। जो निस्पंदन करने का काम करता है वो कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। बहुत ही आसान से प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे। लास्ट प्रश्न है, रीना ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की एक शीट चिपकाती है। वह एक छड़ चुंबक को इसके बीच में रखती है और छड़ चुंबक के चारों ओर समान रूप से कुछ लोहे का बुरादा छिड़कती है। बोर्ड को धीरे से थपथपाने पर वह देखती है कि लोहे के बुरादे ने खुद को एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित कर लिया है। ये बात अपने को कैसे स्टडी वाले क्वेश्चन में बताई जाती है कुछ। अब प्रश्न पूछता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, इस कथन का औचित्य समझाइए। बंद वक्र कैसे बनता है? आप देखेंगे कि चुंबक जो है, यहाँ पर ये चुंबक रखी है और इस प्रकार से एक बंद वक्र बनता है, ऐसे ऐसे। तो ये बंद वक्र है, क्या इसके बारे में बताना है, इसका औचित्य बताना है। यह माना जाता है कि क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है, यानी नॉर्थ से निकलती है और साउथ पर विलीन हो जाती है, वापस मिल जाती है। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस प्रकार चुंबक क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? बंद वक्र होती हैं, क्योंकि वो यहाँ से मान लो यहाँ से एन से निकली और वापस कहां पर आ जाती है? साउथ पे। और चुंबक के अंदर वो साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है, साउथ से नॉर्थ की ओर। तो इस प्रकार से वो क्या हो जाता है? एक बंद वक्र हो जाता है। फिर इसका सेकंड है, दो मापदंडों का उल्लेख करें जो चुंबकीय क्षेत्र को पूरी तरह से वर्णित करने के लिए आवश्यक है। दो मापदंड, तो एक तो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है, यानी प्रबलता है, और दूसरा है क्षेत्र रेखाओं की दिशा। फिर वही उपभाग है, 3 और 4 में से कोई एक करना है। यहाँ पर तीसरा दे रखा है, दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची यानी कंपास को अगर रखें तो उसकी सुई दो दिशाओं की ओर इंगित करेगी, जो कि संभव नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी जो है चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अथवा में दे रखा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम देखें आप, यदि हम अपने दाहिने हाथ में, दाएं हाथ में, राइट हैंड में विद्युत धारावाही चालक को यानी तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ चित्र नीचे दिया गया है, इसे दक्षिण हस्त यानी दाया हाथ अंगुष्ठ नियम कहते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये जो है वो विद्युत धारा की दिशा है, ये ऊपर से नीचे की ओर विद्युत धारा आ रही है। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आप देखें तो ये जो अंगुलियों की दिशा है, ये अंगुलियां इधर जा रही है, तो ये चुंबकीय दिशा हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो ये दिशा भी जो है वो परिवर्तित हो जाएगी। ये दिशा इस तरीके से हो जाएगी, यहाँ से ऐसे और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये कैसे भी दे सकता है आपको, चुंबक के ये क्षेत्र रेखाओं बनाने के लिए ये जो चालक है इस प्रकार से भी दे सकता है, चालक चालक को इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। लेकिन आपको राइट हैंड से इसको पकड़ के सोचना है, ठीक है, कि किस प्रकार से इसकी जो है वो चुंबक क्षेत्र रेखाएं बनेंगी। तो इस प्रकार से ये जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था वो कंप्लीट होता है आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करें। जितना आंसर यहाँ पे लिखा गया है उसी तरीके से आप लिखने का भी प्रयास करें, ताकि 3 घंटे आपको लगातार लिखना है। और जो भी डायग्राम आप बनाएं वो पेंसिल से बनाएं, जहां भी डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है
तो वहां पर पेंसिल का आप जरूर प्रयोग करें और इस क्वेश्चन पेपर को आप देख लें। मैं मॉर्निंग का क्वेश्चन पेपर भी जो है वो सोल्व करवाऊंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो देखा है। पूरा इस वीडियो को जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दें। आगे भी मैं आपके लिए इसी प्रकार के सैंपल पेपर हो चाहे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हो उनका सॉल्यूशन लेकर आता रहूंगा। थैंक यू।